बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। मौजूदा सियासी बहरान में आम आदमी कहाँ जाए? महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और फिर रमज़ान मुबारक के अंदर जहाँ महंगाई को कम होना चाहिए था वहाँ कई गुना उसमें इजाफा हो चुका है। 15.5% इन्फ्लेशन रेशो आई है, ये जो पिछला हमारा अदारा शुमारियात ने जो फिगर दिए हैं। लेकिन अब रमज़ान मुबारक के अंदर ये इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ चुकी है और फिर पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस का इम्पैक्ट ये हुआ कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था उस मुआहदे को डिसकंटिन्यू करते हुए ये कहते हुए डिसकंटिन्यू कर दिया कि नई हुकूमत के साथ बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारी हुकूमत ने जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाई थी उनका इम्पैक्ट क्या इतना भी नहीं है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया उस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर वो पॉलिसीज जो है वो कुछ देर के लिए सस्टेन कर सकें, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला। उसकी क्या वजूहात हैं और इस सारे सिनेरियो का अब इस इकोनॉमी के ऊपर क्या मजीद इम्पैक्ट आ सकता है? डॉलर जो है वो का रेट जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है और डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भी मुमकिन तौर पर अब आगे आने वाले दिनों के अंदर बढ़ जाएंगी। इस सारे सिनेरियो के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज के अंदर डॉक्टर कैस असलम साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे वक्त दिया। मुझे सदीकुल फारूक साहब ने ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पर। सदीकुल फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए मुझे वक्त दिया। मैं सदीकुल फारूक साहब आपकी इजाजत से डॉक्टर कैस असलम साहब से आगाज करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इकोनॉमी कितनी मुतासिर होगी? महंगाई की एक लहर आ चुकी है, रमजान में गो के आती ही है। हमारा ये मुसलमान मुल्क है, इसमें बजाय कीमतें कम होने की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं, फल फ्रूट्स जो हैं वो कई गुना महंगे हो जाते हैं। इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है इस सियासी सूरत हाल का, ये जो बहरान पैदा हुआ है, इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या असरात मुतव्वर है? शुक्रिया सर। बात ये है कि इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन्स पे चला करती है जी। इकोनॉमी जो है वो लोगों की बाइंग पावर पे चला करती है। हम्म। और आम दिनों में भी बुरान था इस मुल्क में। आम दिनों में बहरान था। था कभी मैं कभी था। इमरान खान साहब उस की हुकूमत के 3.5 साल के दौरान भी बहरान रहा। रहा हम्म। को कर्जे वापस करने थे, कोई हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं बढ़ रही थी, कोई हम्म। इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हो रही थी, चीज़ें जो हैं महंगी हो रही थी और शायद टेक्सटाइल्स के अलावा कोई और चीज़ें थी नहीं जो एक्सपोर्ट कर सकें, नौकरियां नहीं हैं। मगर जब आपकी पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं, तो फिर लोग जो हैं वो भी ख़र्चा करना रोक देते हैं। और जिनके पास पैसे हैं और जो आजर हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो भी रोक देते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो अभी तो बहुत सीरियस ऐसा सिचुएशन है कि अगले 2-3 महीने तक यही नहीं समझ आएगी कि इलेक्शन की तरफ जाना है। ये आपस में पॉलिटिकल रैलीज होनी है, मगर इस वक्त इकोनॉमी जो है वो तकरीबन रुकी हुई है। प्राइसेस सर डॉलर बढ़ गया है, मैं 185 को टच कर रहा है। जी, बात यह है कि जब आपके रुपए की कदर गिर रही होगी तो 2-3 चीज़ें होती हैं। जो जिनके पास पैसा है वो या ज़मीनें ख़रीदते हैं जो ख़रीद ली हुई हैं, या वो डॉलर और सोना ख़रीदते हैं जो ख़रीदा जा रहा है। और शायद इसको बाहर भेजने की अब उस तरह की गवर्नमेंट की रेट तो नहीं है। ठीक। तो ये अफगानिस्तान के चैप्टर में भी जिस तरह डॉलर का ड्रेन हुआ था, मुमकिन है दोबारा से हो जाए। भी पहले भी यहाँ हुआ। अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब जब आए थे तो डॉलर का ड्रेन हुआ था सचपुर, तो इसलिए ये और भी महंगा होगा डॉलर। फिर ये है कि अभी आज ही की खबर है कि आपकी जो ट्रेड डिफिसिट है वो 72% बढ़ा है, जिसका मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं और आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हुई हैं। आपने बिजली बनाने के लिए बाहर से तेल भी लेना है, जो अभी तो फ्रीज किया हुआ था। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो वादे ख़त्म हो जाएंगे। उसकी भी इंटरनेशनल प्राइसेस तो $114 पे चली गई हैं ब्रेंट की, तो यहाँ भी बढ़ेंगी। वो जो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो इमरान खान साहब ने 3.5 साल के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी, क्या वो इतनी वीक पॉलिसीज थी कि एकदम से वो सारी की सारी जो है वो पॉलिसीज रिवर्स हो गई हैं और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आना शुरू हो गया? नहीं, दो बातें हैं इसमें।
बकशा तीन हो। जी। पहली बात तो ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, स्पेशली हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, उनकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज शॉर्ट टर्म होती हैं। अच्छा। वहाँ तक होती हैं जितनी देर वो हुकूमत करते हम्म। हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हैं उसके लिए सबको मिल बैठ के हम्म। फैसला करना पड़ेगा कि ज़मीन को कैसे प्रोडक्टिव करना है, मज़दूर को कैसे प्रोडक्टिव करना है, बच्चों को कैसे तालीम देनी है। ये फैसले तो नहीं हुए। ठीक। मशीनें, मैं आपको बताता हूँ ना जी। कि हमारी लैंड जो है वो सबसे अनप्रोडक्टिव है हम्म। और इरोड हो रही है। हम्म। हमारा मज़दूर जो है सबसे अनप्रोडक्टिव है और उसको अब उस किस्म की मुलाजमत नहीं मिल रही। ठीक। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी उस तरीके से दुनिया से लिंक नहीं है। तो चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा से वीक थे। मगर आपका जो सवाल है जी। उसका जवाब ये है कि इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, हम जो है वाइट और ये करेंगे। कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा शायद कर भी शायद दिया है। मगर वो इकट्ठा जी। करके क्या करना है ना, जब तक वो कौम पे खर्च नहीं होता, हाँ। जब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होती, जब तक आप सड़कें और पुल और पानी नहीं बनाते। असल कौम पे में इन्होंने खर्च नहीं किया, इन्होंने कर्जे उतारने पर उतारने कर्ज पे लिया खर्च है। किया, बिल्कुल ठीक है। मगर दूसरी मुझे जी सदीकुल फारूक साहब का इनपुट लेना है। सदीकुल फारूक साहब, सर गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज शॉर्ट टर्म थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वो नहीं बना सके। इकोनॉमी इस वक्त जो है वो उसको डंट पड़ चुका है और आईएमएफ का मुआहदे से भी हम निकल चुके हैं। मसाइल हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस है। इस सारे सिनेरियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गो के एक रोल प्ले करना है। अब देखते हैं कि वो कल तक के लिए फिर वो मुलतवी हो गई है हेयरिंग उसकी। अब कल उसके ऊपर फैसला आता है या नहीं आता, मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन सर इकोनॉमी को जो डंट पड़ा है सर, इसके लिए तो मिल बैठकर सोचना और मिल बैठकर सोचकर फैसले करने की जरूरत नहीं है सर? सदीकुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अरसलान फारूक साहब वो कहते हैं जंग भी हो, जंग रहे और अमन भी हो। जी। यानी अपोजिशन को मारो पीटो भी और फिर अपोजिशन को कहो कि हमारे साथ मिल बैठो। अपोजिशन तामुन के लिए हाथ बढ़ाए तो आप हाथ जनाब थप्पड़ मार के पीछे कर दो और फिर मौका आए तो कहे जी हमारे साथ बैठे हैं। तो आपका ये सवाल जो है वो इमरान खान के जो रवैया है उसकी रोशनी में देखिए। जो आपने मिल बैठ के कहा, तो कैसे कोई मिल बैठे? यानी इमरान खान अपोजिशन में था या वो वजीर आजम बन गया, दोनों सूरतों में उसने मईशत और कौमी यकजहती का एक स्पॉइलर, तबाह करने वाले का किरदार अदा किया है। अपोजिशन में बिल जलाना, लोगों को कहना आप जरा मुबादला बैंकों की बजाय हुंडी के जरिए भेजें, 126 दिन का धरना, चीन के वजीर आजम का सदर का दौरा मुलतवी होना और फिर जब आ जाना वजीर आजम बन जाना, आते ही सी पैक फ्रीज कर देना जिसकी वजह से बड़ी इन्वेस्टमेंट रुक जाना, दरामदाद जो है उन पर पाबंदी लगा देना, फिर पीछे लगा देना इसको नैब को, सरमायाकारों के, सनतकारों के सर और सदीकुल जनाब फारूक ताजरों साहब, के। उनका तो किरदार इससे नहीं, उनका इससे सरमाया फिर बाहर ले गए ना, जी इन्वेस्टर सरमाया बाहर ले गए। बिल्कुल जब ठीक है। इंपोर्ट बंद हो गई तो जो सनतें जिनमें इंपोर्ट वाली चीजें जो थी, मटेरियल चाहिए था, वो बंद हो गई। इस सब का इंपैक्ट हुआ तो वो तबाही हो गई। सर मेरा सवाल ये है कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाकर गए, गो के अभी भी वो निगरान वजीर आजम हैं, लेकिन मसला मेरा और आपका है। मेरा तो हो सकता है, आपका तो मैं नहीं कह सकता। मैं एक गरीब आदमी हूं सर, मेरा कैमरामैन गरीब आदमी है, मेरे दफ्तर से बाहर निकले तो रेडी के ऊपर लोग बैठे हैं, वो परेशान हाल है कि इतनी महंगाई, ऊपर से रमजान के अंदर भी महंगाई। सर हमारे यहाँ अगर पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होती है सर? ये निजाम कैसा निजाम है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही होती? ये पूरा एक गवर्नेंस का निजाम है जी। और ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर सियासी इससे काम नहीं होगा तो महज गवर्नेंस के जरिए भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता
और फिर अब तो ये आपके सामने आ रही हैं कि डीसी 2 करोड़ रुपए दे के लग रहा है, आईजी जो है वो पैसे दे के लग रहा है, हर 3-3 महीने के बाद आईजी तब्दील हो रहा है, वजीर आला की जो डिवीजन है उसमें 3.5 साल में कोई 115 कमिश्नर तब्दील हुए हैं जी। सर हर महकमे के सेक्रेटरीज कम अज कम सर हर महकमे के सेक्रेटरीज कम से कम 8 से 10 मरतबा तब्दील हुए इन 3.5 सालों के अंदर। जी वो क्या, जब एक सेक्रेटरी आए वो अभी 3-4-6 महीने से लगते हैं मामलात समझने में जी। और उससे साथ ही आप उसे तब्दील कर दें, दूसरा ले आए, फिर वो समझने की कोशिश करेगा तो फिर मामलात नहीं चले। मैंने यही तो गुजारिश की है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मेरे साथ जी। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर कैस असलम साहब, सर ये आईएमएफ के साथ मुआहदा जो है वो अगर डिसकंटिन्यू और फिर नई हुकूमत के साथ उनके मामलात, उसकी वजह से जो गारंटीज थी, इकोनॉमिक साइकिल था, क्या वो पूरा डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। बात यह है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को आप चैलेंज करते हैं जी, उनके नाम पे ये सारा कुछ किया गया है ना, वो सही है या गलत है वो तो जब तक इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलती तो नेचुरली सारा यूरोप उनका इत्तेहादी है, सऊदी अरब और यूएई और कुवैत उनके इत्तेहादी हैं। सिर्फ चीन और रूस ही नहीं है ना, और हमारी ट्रेड रूस के साथ तो नहीं है उस तरीके से, चीन के साथ शायद हो, उस लेवल पे नहीं है। तो एक तो आईएमएफ के साथ जो मायदे डिस्टर्ब होंगे उसकी वजह वो गारंटर थे, जिसने आपका कि मूडीज आपको डाउनग्रेड करेगा, शायद वो कर भी रहे हैं। एफएटीएफ आप पे कुछ और शर्तें लगा देगा, और जो आपके डोनर्स हैं वो हाथ खींच लेंगे। 27 में से 26 तो मान ली थी इस हुकूमत ने, फिर भी हमें ग्रे लिस्ट में से ना निकाल सके। वो नहीं निकल सकता। उसकी एक बड़ी सिंपल वजह है, भारतीय लॉबिंग नहीं, एक बड़ी सिंपल वो कहते हैं कि जी हमें सजाएं दिखाएं। हाँ, कि किसको टेरर फाइनेंसिंग या जो है मनी लॉन्ड्रिंग पर सजा दी है आपने, बिल्कुल तो वो तो नहीं दी। हाँ। तो उस कागज दिखाने से तो नहीं, जिस तरह यहाँ भी इमरान खान साहब कागज दिखा रहे हैं ना, हाँ जी। तो एविडेंस वो मांग रहे हैं, वो आपके पास नहीं है। ठीक। सो वो एक अलग इशू है। ठीक है, बाहर की लॉबीज भी उतनी और अभी भी काम करेंगी ना जी, उससे ज़्यादा करेंगी। आईएमएफ जो है, जब आईएमएफ की गारंटी तो वर्ल्ड बैंक के लोन्स भी उतनी देर तक नहीं आएंगे। सर मुझे एक बात बताएं कि पॉलिटिकली अगर हुकूमत नहीं है, स्टेबल नहीं है, या अदम इस्तेकाम का शिकार है, या जैसे आजकल पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर इंस्टीट्यूशंस तो बाकी रहते हैं ना सर, वो अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर पा रहे? इकोनॉमी के लिए जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, भले वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज थी, उनकी कंटिन्यूटी रहे कम से कम, और ये मसाइल जो जन्म ले रहे हैं, ये मसाइल जन्म ना ले। कल शायद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तो सेक्रेटरीज को कहा है कि आप अपने काम सही रखें, मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी भी तो अपनी मर्जी करती है ना जी। मैं पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली आपसे जानना मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो सियासी रहनुमा हों या इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, उसमें ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने लोग छोड़े हों कि यहाँ से भी पैसे ले आने हैं, यहाँ से भी ले आने हैं, दुकानदार से 1000 रुपया रोज़ का लेना है, रेडी वाले से 500 रुपये रोज़ के लेने हैं, तो गवर्नेंस तो ख़त्म हो जाती है ना, करप्शन का बाजार गर्म है जी। तो फिर उसकी वजह से जब मेरे से कोई 1000 रुपये ले लेगा तो मैं बेशक 3000 रुपये की चीज़ महंगी कर दूं चीज़ें, तो पूछने वाला तो पैसे ले गया। ठीक हो गया। सो हमारी ये अभी भी जुडिशरी जब डिले करेगी चीज़ों को, तो फिर भी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको एक तो फैसले तो कर देने चाहिए थे ना कि चीज़ें सही हैं या गलत हैं, ठीक हो गया, उसके बाद आगे चलना चाहिए था। बट लोअर जुडिशरी जो है, एक रिपोर्ट आई हुई है कि सबसे ज़्यादा करप्ट पाकिस्तान में पुलिस है, उसके बाद लोअर जुडिशरी है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है इसी 2021 की।
तो नेचुरली जब पकड़ने वाला खुद चोर के साथ मिल जाएगा, सारे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, और उसकी वजह से मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे। सर, ये जो इकोनॉमी का मसला है जिसके अंदर बिलखुसूस इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की एक रीज़न तो आपने बता दी, लेकिन सर इसके अलावा जो रीजनिंग है जिसमें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप देखें कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, डॉलर इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ये जो मसाइल हैं, ये जो स्टेट बैंक ने अपना, रेगुलेटरी बॉडीज ने अपना किरदार अदा करना है, वो किरदार क्यों नहीं अदा किया जा रहा है इस क्राइसिस के दौर के अंदर? मैं आपको एक बात अब स्टेट बैंक के बारे में बता दूं कि मेरा ये ख्याल है कि रज़ा बाकर साहब और उनकी टीम जो है वो इस इकोनॉमी को ख़राब करने आई हुई हैं। IMF और उनकी तरफ से वो ये स्पेकुलेटिव डॉलर को ऊपर, एक तो क्राइसिस है, उसके अलावा ये जो सट्टाबाजी है ये वो करवा रहे हैं अपने दोस्तों से कि जी यहाँ तक जाएगा, खरीद लो। सर, गुजारिश ये है कि कौम को इस वक्त मसीहा की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें हैं, लेकिन इकोनॉमिकली हम इतनी मुश्किलात का शिकार रहे। पिछले 3.5 साल में भी हमें मुश्किलात देखने को मिली, लेकिन अब मजीद वो बढ़ गई हैं। रमजान की वजह से मजीद उनमें इजाफा हो गया है और डर ये है कि मजीद ये इजाफा होता चला जाएगा। इसको किस तरह से रोका जा सकता है? उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है, कोई प्लान है? मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम होना था, अगर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद ना होती तो आपके पास क्या प्लान है सर कि आप इस इकोनॉमी को इस मुश्किल से निकाल सकेंगे? सबसे पहली बात, मुल्क को आइन और कानून के रास्ते पर चलना और चलाना, पार्लियामेंट की बालादस्ती। ये जो पार्लियामेंट में अदम एतमाद आई थी, 3 तारीख को इस पे वोटिंग हो जाती, दूसरा लीडर ऑफ द हाउस बन जाता, हुकूमत आ जाती, तो जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो बहुत हद तक खत्म हो जाती। इसमें अगर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह के नजर आ रहा था और है भी आज भी वजीर आजम बन जाते, तो चूंकि मुस्लिम लीग नून और सारे मिल के इकानमी का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बेहतर है, उन पर एतमाद है, ताजरों को भी एतमाद है, सनतकारों को भी एतमाद है, सरमायाकारों को भी एतमाद है, गवर्नेंस भी उनकी अच्छी रही है, पंजाब भी गवाह है, बाकी भी, तो ये मामला ठीक चल पड़ते। सियासी इस्तेकाम और आइन और कानून पर चलना, ये आप देख लें, जैसे आप पंजाब में उन्होंने 6 की बजाय 16 अप्रैल जी के वो मुरम्मत करनी है, बहाने हैं भाई, कितनी तोड़ फोड़ हुई है। 4 खवातीन, 2 को उठा के इधर किया, 2 को उधर किया है और कहा जी मुरम्मत जो है हो, वो इतने दिन से मुरम्मत हो रही है, क्या वहां दीवारें गिरा दी हैं किसी ने, क्या हो गया है? ये झूठ है। और एक तरफ रियासत मदीना का नाम, एक तरफ अमर बिल मारूफ की बात, एक तरफ या का नाबुदु व या का नस्ताईन की बात, एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की बात, और अमल क्या है? अमल जो है वो माजरत से वो तमाम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के उलट हो रहा है। मैं ज्यादा सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, तो उसकी फिर बेबरकती होगी, उसका ये नतीजा निकलेगा ही। मैंने थोड़ा सा सुना ये बात, मसलन ज़राअत को नुकसान पहुंचा दिया। जिस वक्त ज़राअत को खाद की जरूरत थी उस वक्त खाद नहीं मिल रही थी। जिस वक्त गंदम यहाँ जो है सरप्लस थी और चीनी सरप्लस थी, गंदम और चीनी जनाब एक्सपोर्ट कर दी, महीने के बाद पता चला जी आप जरूरत पड़ गई है, फिर इंपोर्ट शुरू कर दी, फिर कहा जी गंदम जो है वो सरप्लस पैदा हुई है। अगर सरप्लस है, बम्पर क्रॉप है, तो भाई आप 20 लाख टन गंदम क्यों दरामद कर रहे हैं? तो ये सारा झूठ और फ्रॉड है। तो झूठ और फ्रॉड जब तक है, और अभी भी वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, और इस तरह से ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाने के ये सारा मतलब है ड्रामा है। और अल्लाह बचाए, इमरान खान इस मुल्क के लिए इंतहाई मनहूस साबित हुए हैं। सर, गुजारिश काम करना नहीं आता सिवाय उनको मैदान में रहना चाहिए, धोखेबाजी के, झूठ के। वो एक शेर है कि वतन चलाना इस शख्स को नहीं आता मगर जुबान चलाने में खूब माहिर है। हर वक्त तकरीर, हर वक्त बातें और अमल कोई नहीं। सदीकुल फारूक साहब, उनको अदम एतमाद का सामना करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो बुनियाद बनाई है वो बुनियाद ये है कि आप लोग मुलव्वस हैं रजीम चेंज के अंदर। अमेरिका जो है वो उनसे नाराज हुआ क्योंकि वो मास्को गए। उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर, यहाँ की अपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर रजीम चेंज की कोशिश की। ये इल्जाम है आपके ऊपर सर। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। वो लेटर
पार्लियामेंट में ले आते ना, वो लेटर जो है वो शेयर करते, वो तो अखबार नवीस बुलाए, उनको भी नहीं दिखाया। पार्लिमानी कमेटी की बात की गई थी, लेकिन आपके एंड से इनकार कर दिया गया था ऑपोजिशन की जानिब से। मैं जो बात कर रहा हूं, आप एक मिनट, मैं सवाल जो है वो आपको करने का हक तो है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की गुफ्तगू वो सफीर के साथ हुई, सफीर ने केबल भेजी और 16 मार्च को उसी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से फिर मीटिंग हुई, उसका शुक्रिया भी अदा किया और उनको बाकायदा टेलीफोन पे क्या उसको मैसेज किया कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया। फिर उसी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स को आपने, यानी इमरान खान साहब ने, OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में बुलाया। अगर इतनी बड़ी कोई साजिश थी तो उनको क्यों बुलाया? अच्छा, एक बात मैं वाकई आपको बता दूं, मुझे जवाद अहमद साहब जो इनके सेक्रेटरी इतलात थे और उन्होंने मरी के साने में छोड़ दिया, उन्होंने कुछ दोस्तों को, कुछ मीडिया को, कुछ 5, 7, 8 डिप्लोमेट्स को 3 मार्च को बुलाया। मैं 9:30 बजे गया जब खाना शुरू हो गया, ले जनाब वो उन्होंने एक चैनल ने चला दिया कि जी ये साजिश हो रही है, अमरीकी साजिश, और ये फलां फलां से सिद्दीकुल फारूक भी मिला है। लीजिए जी, खुदा गवाह है, अगर मुझे ये मालूम हो कि ये कौन है, ये कौन नहीं है, खाने पे अगर आमने सामने हेलो हाय किसी से हुआ, कुछ पता ही नहीं है और ये साजिश हो गई। मुझे एक ब्रेक पे जाना, मैं मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर कैसर असलम साहब, आखिर के अंदर मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करें कि इस मौजूदा सारे सिनेरियो का तो जो भी नतीजा निकलेगा और उसको जितना भी टाइम मिलेगा वो तो ज़ाहिर है इट विल टेक टाइम, लेकिन इकोनॉमी के लिए फौरी तौर पर कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे कम से कम हमारी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को ये गारंटी मिल सके कि आपका पैसा महफूज है, मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, एक आम आदमी को कम से कम जो है वो रिलीफ मिल सके, उसके लिए फौरी इकदाम कौन से करने चाहिए? देखिए, बात यह है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, और उनको फ़ौरन हुक्म देना चाहिए अपनी इंतज़ामिया को कि वो प्राइसेस को स्टेबल रखें। और जो है, शायद मेरा तो ये ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए टैक्स भी ना लें, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको जो है थोड़ी सी, डू यू थिंक दे हैव राइट कि वो ये कोई पॉलिसी मुतारिफ करवा दें? इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि दे कैन टेक एक्शन, ले सकते हैं वो ले सकते हैं एक्शन। पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस सिचुएशन में नहीं ले सकती एक्शन, वो सिर्फ इलेक्शन करा सकती है, मगर जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने वो ये कर सकते हैं। मैं सदीकुल फारूक साहब, एक आखिरी सवाल सर, फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सर, आप लोग इलेक्शंस की बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च भी किया था, PDM की तहरीक का मकसद भी ये था कि फिल नए इंतखाबात करवाए जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक आप कहते थे कि वो न्यूट्रल हो जाए। उन्होंने न्यूट्रल होकर दिखा दिया, इंतखाबात के लिए इमरान खान साहब ने ग्राउंड प्रोवाइड कर दी। अब इंतखाबात से राह फरार क्यों सर? अब बात राह फरार की नहीं है, बात आइन की है जी। आइन के मुताबिक अदम एतमाद जब आ गई है, उसके नतीजे में इमरान साहब वजीर आजम नहीं रहते और आइन के तहत इख्तियार मुंतकिल होना है मेजॉरिटी को जी। फिर ये मेजॉरिटी का इस्तेकाक है, वो 3 महीने में इलेक्शन कराए, 6 महीने में कराए। वैसे इस असम्बली की मुद्दत अगस्त 2023 तक है, तो इसलिए आइन की वायलेशन किसी सूरत मंजूर नहीं। ऐसे ही है जैसे मुझे भूख लगी हो और मेरे घर से मैं खाना ना हो और कोई आदमी किसी दूसरे के घर से चोरी का खाना ला के मेरे सामने रखे, कहे ये खाना तो चोरी का है लेकिन तुमने तो खाने का कहा था, खा लो। ये इसी तरह से ये नाजायज बात है कि मैं ऊपर बैठा रहूं, इलेक्शन तो मैं कराऊंगा। आपने इलेक्शन मांगे थे, इलेक्शन आइन पहले, इलेक्शन बाद, आइन पहले इलेक्शन बाद में। सदीकुल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं डॉक्टर कैसर असलम साहब आपका बहुत मशहूर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे नेक्स्ट वीक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर से इस पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करे, मसाइल को हल करे, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।